विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 अध्याय नंबर 4 इसका नाम है कार्बन व उसके यौगिक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कार्बन एवं उसके यौगिक में अपने देखें तो कार्बन क्या है, एक अधातु तत्व है जिसका प्रतीक क्या है, सी है। तो कार्बन लगभग क्या है, सर्वोत्मुखी तत्व है, यह सभी जगह पाया जाने वाला तत्व है। कार्बन भू प्रपटी पर भूमि की सतह पर क्या है, पाया जाने वाला तत्व है जो सभी पदार्थों में पाया जाता है, जैसे अनाज, टेबल, कुर्सी, पेट्रोल, रसोई गैस, कागज, प्लास्टिक, कपड़े, तेल, साबुन, अपमार्जक, पेंसिल, रबड़, बहुत सी लगभग सभी तत्वों में क्या है ये, या खनिजों में क्या है, कार्बन 0.02% के रूप में पाया जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यह 0.03% के रूप में उपस्थित होता है। सभी जीवों, पौधों और जंतुओं के शरीर में कार्बन यौगिकों के रूप में पाया जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, इसमें कार्बन तत्व उपस्थित रहता है, तो इन यौगिकों के निर्माण में काम आता है। अब बात करें कार्बन में सहज संयोजी आबंध की, तो कार्बन क्या करता है, सहज संयोजी बंध बनाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का साझा करके ये बंध बनाता है। इसके पीछे कारण है कि कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो 6 होती है, और परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉनों की संख्या, ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉनों संख्या, जितने परमाणु संख्या होती है उतनी ही क्या होती है, प्रोटॉन होती हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसलिए परमाणु क्या रहता है, उदासीन रहता है। अब इसमें बात करें कि अब इसको साझे की क्या आवश्यकता पड़ती है। साझे की इसलिए आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इसका जो के कोश है वो, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जबकि एल कोश में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। देखिए होने कितने चाहिए, एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आप ये कक्षा 9th में परमाणु स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि के, एल, एम, एन, ये जो कोश होते हैं उनमें 2, 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो कार्बन परमाणु में 2 ही कोश होते हैं। पहला कोश जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है वो पूरा भरा हुआ है, लेकिन दूसरा कोश है उसमें क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इस 4 इलेक्ट्रॉन को कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना चाहता है, यानी कि अक्रिय तत्व बना जाता है। तो उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना यानी कि उसका अष्टक पूरा करने की कोशिश करता है, यानी इस कोश में उसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, यानी कि अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास या अष्टक पूरा करना है। तो इसीलिए यह इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता और 4 इलेक्ट्रॉन निकाल भी नहीं सकता। इसके पीछे कारण है, इसका कारण यह है कि अगर कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बना सकता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन लेकर कार्बन 4 एनायन बना सकता है। इसके लिए उसको अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करना कार्बन के लिए कठिन होता है। अगर मान लो, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं। प्रोटॉन कितने इसके पास, 6 हैं। अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त आ जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त आ जाते हैं, तो प्रोटॉनों की संख्या 6 है, जबकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 8 बाहर और 2 अंदर, 10 हो जाएगी। तो ये परमाणु के लिए क्या है, संभव नहीं है। तो इस परमाणु पर ऋणावेश की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर यह 4 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त बाहर निकाल दे, वैसे निकाल नहीं सकता क्योंकि इसको निकालने के लिए उसको अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर निकाल भी दे उधर ऊर्जा लगाकर, तो प्रोटोनों 6 रह जाएंगे। प्रोटॉन कितने, 6, और इसके इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 2। तो धनावेश का मान इस पर बढ़ जाएगा। इसीलिए इस परमाणु के लिए, यह कार्य करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। इसलिए ये इस कमी को पूरा करने के लिए क्या करता है, सहज संयोजी बंध बनाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। एक 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना इसके लिए अत्यंत कठिन है, और कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए क्या है, अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु या कार्बन अपने कार्बन के साथ
और अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, साझा करके क्या बनाता है, बंध बनाता है। इसी प्रकार एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने अबंध को सहसंयोजी अबंध कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनती हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा किया जाता है तो साझेदारी से जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं, अपने सहसंयोजी बंध कहते हैं। कार्बन के अतिरिक्त परमाणु हाइड्रोजन के साथ बंध बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ बंध बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ बंध बना सकता है, क्लोरीन के साथ भी बंध बना सकता है। इलेक्ट्रॉनों की साझा करके हाइड्रोजन के साथ भी साझा कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ भी और क्लोरीन के साथ भी। जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा उतने उनके बीच में बंध बन जाएंगे। इसको आगे अपने देखेंगे। अब अपने समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का साझा होते कैसा है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के परमाणु के बारे में आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि इसके परमाणु में एक ही कोश होता है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के परमाणु में। इसी प्रकार से दूसरा परमाणु है, उसके पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इसी कोश में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। यानी कि आपको पढ़ चुके हैं 2, 8, 18 और 32 का जो नियम है वो आप पढ़ चुके हो 9th में। तो इसमें पहले कोश में ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉनों का को पूरा करने के लिए यह क्या करेगा, आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। तो साझा करने से क्या होगा, इस परमाणु के पास भी क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इस परमाणु के पास भी क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए साझेदारी हो रही है तो एकल बंध बन जाएगा। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में साझेदारी से क्या होगा, सिंगल बंध बन जाएगा और H2 अणु बन जाएगा। हाइड्रोजन एक द्विपरमाणुक अणु है, यानी ये इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं जो हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना है। इसी प्रकार सल्फर है, सल्फर में 8 परमाणु होते हैं, सल्फर अणु में 8 परमाणु होते हैं। तो इसमें 2, 8 और 6, यानी कि इसके बाह्यतम कोश में क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को 8 करने के लिए क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का अपने परमाणु के साथ में साझा करता है। जैसे ये आप देख सकते हैं, इस परमाणु में 2 और 2 4, 2 और 2 4, ये हो गए, ये 5 और ये 6। तो इस परमाणु के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इस परमाणु के पास भी क्या 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से लेगा, तो ये अपनी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। इसी प्रकार से ये परमाणु भी क्या कर रहा है, अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहा है। तो इस प्रकार एक रिंग जैसी संरचना बन जाती है, जिसे सल्फर रिंग के नाम से जाना जाता है, या एक क्राउन जैसी ये संरचना बना लेते हैं, या क्राउन ताज की तरह एक गोल, जैसे गोल ताज होता है उसकी तरह मुकुट जैसी संरचना ये बना लेती हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु में भी क्या होता है, 2 और 6, 2 और 6 स्थिति होती है। यानी दो, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये क्या करेगा, आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। जैसे इसके बाद 6 है तो ये इसको 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी 8 करने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से लेके क्या करेगा, अपना ये भी अपने 8 परमाणु इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा और ये परमाणु भी क्या अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। तो दोनों का अष्टक पूरा होने से O2 अणु क्या है, बन जाता है। ये द्विपरमाणु अणु है, इसके बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, एक 2 इलेक्ट्रॉनों के साझा हो रहा है तो O और O परमाणु के बीच में क्या होगा, द्विबंध बन जाएगा, क्योंकि 2 परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या हो रहा है, इसमें साझा किया जा रहा है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, द्विबंध आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक जो साझेदारी है वो कितने के लिए हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए की जा रही है। तो परमाणु के बीच में क्या होगा, द्विबंध आएगा। इसी प्रकार से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में भी क्या हो रहा है, 2 और 5, बाह्यतम अंदर वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए अपने परमाणु के पास 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए साझा करता है। तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, त्रिबंध बन जाएगा। तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 4, 6 और 8, इस परमाणु के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इस परमाणु के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ हो रहा है तो इसमें क्या बन जाएगा, त्रिबंध बन जाएगा। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, त्रिबंध पाया जाता है।
इसी प्रकार क्लोरीन परमाणु है, क्लोरीन परमाणु के बीच में क्या होता है 2, 8 और 7 की स्थिति होती है। तो ये इसका कोश पूरा है, ये पूर्ण भरा हुआ है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए साझा करेगा क्लोरीन क्लोरीन आपस में। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए साझेदारी होगी तो इसमें क्या होगा, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में क्या बनेगा, सिंगल बंध बनेगा। तो Cl2 एक द्वि परमाणु बन जाएगा, क्लोरीन का अणु क्या है, दो परमाणु से मिलकर बना हुआ, जिसके बीच में क्या होता है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में क्या होता है, सिंगल बंध होता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए साझेदारी होती है। तो ये साझा करके क्या अपना अष्टक पूरा कर देता है, इसे क्या होती है, सहसंयोजी बंध कहते हैं। जल के अणु में भी ये स्थिति होती है, जल के अणु में भी यही स्थिति होती है। जैसे हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास क्या है, यानी H2 है, 2 हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 2 3 4 5 और 6 है इसके पास, उसको 8 करने के लिए 2 चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इससे मिल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इससे मिल जाएगा। इसी प्रकार से हाइड्रोजन को भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, इस हाइड्रोजन को भी क्या चाहिए, अपने 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इसके पास है और एक से ये साझा कर लेगा, तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, एकल बंध। जल के अणु में ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन परमाणु के बीच में क्या होता है, एकल बंध होता है, एकल एकल बंध इसके बीच में, क्योंकि इस एकल एकल बंध के लिए क्या हो रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो रहा है, साझेदारी हो रही है, तो ये सिंगल बंध से जुड़ जाएंगे। इस तरीके से ये दिखाया गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो रही है, साझेदारी हो रही है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, और ऑक्सीजन के भी क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो इनका उत्कृष्ट गैस विन्यास क्या होता है, पूर्ण कर लेता है, यानी इसका अष्टक पूर्ण कर लेता है साझा करके। ये तो ये सहसंयोजी यौगिक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनते हैं। आगे अपने बात करें कि सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण क्या होते हैं। भौतिक गुण यानी कि वो फिजिकली कैसे होते हैं, उनका गलनांक है, क्वथनांक है, वो कैसा होता है। तो सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं, और इनके बीच अंतराणुक बल क्या होता है, कम होता है, यानी कि इनके गलनांक भी क्या होंगे, कम होंगे, और क्वथनांक भी क्या होंगे, कम होंगे। गलनांक यानी कि ये थोड़े से टेम्परेचर पर जल्दी पिघल जाते हैं, और इनका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जो ठोस से गैस द्रव बनना है वो गलनांक कहलाता है, और ठोस से गर्म यानी कि भाप बन जाए वो भी क्या है, इसका क्वथनांक क्या है, कम होता है। तो इनके अणुओं के बीच में अंतराणुक बल होता है, अणुओं के बीच में जो आबंध के बीच में जो बल होता है वो क्या कमजोर होता है, और थोड़ा सा ही क्या तापमान देने पर ये बंध टूट जाते हैं, इसलिए ये सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। सहसंयोजी जो बंध यौगिक होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच में कोई आवेश नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या साझा कर लेते हैं और अपना पूर्ण अष्टक कर लेते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होगा, तो ये यौगिक क्या कहलाएंगे, कुचालक होते हैं उस अपने विद्युत के। अब अपने बात करते हैं कि कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति क्यों है, यानी सब जगह ये कार्बन क्यों पाया जाता है, इसमें क्या गुण है ऐसे कि कार्बन सभी जगह पाया जाता है और सभी परमाणुओं के साथ बंध बना लेता है। तो इसका मेन है कि श्रृंखलन का इसमें गुण पाया जाता है, यानी कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में क्या सहसंयोजी बंध बनाकर ये लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला या वल्य वाली श्रृंखलाएं का निर्माण कर सकता है। ये कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध के साथ जुड़ सकते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, श्रृंखला बनाने की क्षमता होती है। कार्बन दूसरे परमाणु के साथ में, दूसरे कार्बन परमाणु के साथ में लंबी श्रृंखला साझा करके आसानी से बना सकता है, तो इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है कार्बन में। दूसरा है इसकी चतुस्संयोजकता, यानी कि ये 4 संयोजकता होती है इसमें, यानी एक कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणुओं को साथ में जोड़ सकता है, यानी कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य परमाणु एकल संयोजी जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन को ये 4 जोड़ सकता है, ऑक्सीजन को ये 2 जोड़ेगा, क्योंकि डबल बंध से जुड़ेगा इस तरीके से, तो इसके कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 1 2 3 और 4 पूरी होगी। नाइट्रोजन के साथ जोड़ेगा, तो नाइट्रोजन को किस प्रकार जोड़ेगा, ये कार्बन त्रिबंध नाइट्रोजन और सिंगल बंध से किसी दूसरे परमाणु से या हाइड्रोजन से जुड़ सकता है। इस तरीके से ये अपनी 4 संयोजकताएं क्या करेगा, पूर्ण करेगा। सल्फर के साथ भी अबंध बना सकता है ये। इस प्रकार ये कार्बन परमाणु 4 संयोजकता से
अन्य 4 परमाणु को अपने साथ जोड़ सकता है। अब अपनी बात करते हैं कि संतृप्त और असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। यानी कि ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बंध होता है, एकल बंध पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। यानी संतृप्त या संतुष्ट है, यानी कार्बन की पूर्ण संयुक्तता इसमें एकल बंध से जुड़ी हुई है, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। इसका उदाहरण क्या है, एल्केन है, जिसका सूत्र आपको याद रखना है CnH2n+2। इससे आप एल्केन बना सकते हो। n बराबर आप कार्बन नंबर रख के इस एल्केन, इस सूत्र से एल्केन का निर्माण कर सकते हो। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, या तो द्विबंध होगा या त्रिबंध होगा। यानी कार्बन की 4 संयोजकताएं, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, द्विबंध होगा, बाकी सिंगल सिंगल बंध से अन्य परमाणु से ये जुड़ा होगा। इसी प्रकार त्रिबंध में कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध होगा और अन्य परमाणु से ये सिंगल बंध से जुड़ा होगा। यानी कि ये कार्बन की 4 संयोजकताएं पूर्ण होती होंगी। अगर दो कार्बन कार्बन के बीच में दो बंध है तो उसे एल्कीन कहते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध है तो उसे एल्काइन कहते हैं। और एल्कीन बनाने का सूत्र है CnH2n, यानी कि आप n बराबर 1 2 3 रख के एल्कीन का निर्माण कर सकते हो। इसी प्रकार एल्काइन बनानी है तो आप n के बराबर 1 2 3 रख के एल्काइन निर्माण कर सकते हो। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध आएगा वो एल्काइन है, कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध आएगा वो एल्कीन है, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध आएगा वो एल्केन है। तो ये सूत्र आपको याद रखने हैं तीनों, एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का। अब अपने बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा ध्यान रखना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H6, या आप बना सकते हैं इसको कार्बन के बराबर आप 2 रखोगे तो सूत्र में H2n+2, इसमें n बराबर आप 2 रखोगे तो ये एल्केन बन जाएगी। आपको ये एल्केन की सूत्र इस सूत्र से बना सकते हो एल्केन को। तो इसमें संरचना सूत्र है, इसमें देखिए अपने संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्यों संतृप्त क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें सभी हाइड्रोजन क्या है, एकल बंध से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बंध है, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाती है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं और कार्बन के पास अपने अष्टक ये पूरा कर रहा है हाइड्रोजन के साथ साझा करके। यानी कार्बन अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इधर से और एक कार्बन के साथ बंध बना के अपने अष्टक पूरा कर रहा है, और ये कार्बन भी क्या अपने 3 हाइड्रोजन और कार्बन के साथ बंध बना के अपना अष्टक पूरा कर रहा है। तो इसकी ये इलेक्ट्रॉन संरचना बनी है किसकी, एथेन की। एथेन का ये सूत्र है और इसका ये संरचना सूत्र है। अब इसमें कुछ हाइड्रोकार्बन दिए गए हैं जिसके आणविक सूत्र और संरचना सूत्र दिए गए हैं, आपको याद चाहिए। मीथेन, मीथेन का CH4 होता है, इसमें कार्बन 1 होता है उसको मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन उसको एथ बोलते हैं, 3 कार्बन उसको प्रोप बोलते हैं, और इसमें 4 कार्बन उसको ब्यूट बोलते हैं और 5 कार्बन उसको पेंट बोलते हैं। इस तरीके से इसका नाम आप नामकरण कर सकते हो। जैसे मेथेन है, मेथेन, इसके वजह से एन लगेगा, मेथ लगा के एन लगेगा, मेथ प्लस एन मेथेन हो जाएगा। इसमें कार्बन कार्बन, कार्बन क्या सिंगल बंध हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसमें 2 कार्बन हो जाएंगे तो इसे एथेन कहेंगे, 3 कार्बन हो जाएंगे तो इसे प्रोपेन कहेंगे, ब्यूटेन, इस तरीके से ब्यूटेन, पेंटेन, ये इसका संरचना सूत्र है, ये इसका अणु सूत्र है और ये इसका संरचना सूत्र है। तो अपने इसका अणु सूत्र और संरचना सूत्र बना सकते हैं इस सूत्र से। तो एथीन है, एथीन बनाने का सूत्र है ये, एथीन बनाने का CnH2n, यहाँ पर आप n का मान रख के एथीन बना सकते हैं। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, द्विबंध आएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन
के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या होगा, साझा होगा, तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, द्विबंध बन जाएगा। इसी प्रकार एल्काइन है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉनों के लिए साझा होगा, इसमें त्रिबंध बन जाएगा, तो ये है एल्काइन बन जाएगा। एल्काइन का सूत्र, ये इसका संरचना सूत्र है। इस तरीके से एल्कीन और एल्काइन अपने बना सकते हैं। एल्कीन का C2H4, ये इसका संरचना सूत्र है। प्रोपीन है, इसमें 3 कार्बन होते हैं, उसको ईन लगाना है, पीछे क्या लगाना है, प्रोप लगा, प्रोप, 3 कार्बन है प्रोप, उसके पीछे ईन लगा दो, प्रोपीन बन जाएगा, तो इसका ये संरचना सूत्र होगा। इस तरीके से अपने ब्यूटीन बना सकते हैं। एथाइन, एथाइन के लिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, त्रिबंध रहेगा, और सिंगल बंध से क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ा होगा। प्रोपाइन में भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध होगा, और बाकी ये संरचना सूत्र में आप एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या त्रिबंध है, तो ये क्या है, प्रोपाइन है, यानी कि 3 बंध वाला प्रोपाइन कहलाता है। अब हम बात करें कि संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन क्या होगा, एक सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या सीधी श्रृंखला बनती है। और प्रोपेन है, प्रोपेन में ये संरचना सूत्र बन जाएगा। इसी प्रकार कुछ ऐसी हाइड्रोकार्बन जो शाखित होते हैं, यानी सीधी श्रृंखला वाले 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, सीधी श्रृंखला वाले, शाखित श्रृंखला वाले और वल्य वाले, यानी रिंग जो बनाते हैं। जैसे शाखित है, शाखित में क्या होगा, कार्बन की एक लंबी चेन होगी, उसमें एक कार्बन की एक शाखा बन जाएगी। तो इसमें आप पेंटेन की संरचना देख सकते हैं। पेंटेन है ये, पेंटेन में 5 कार्बन है, तो एक लंबी चेन होगी ये, और उसके साथ 2 कार्बन की शाखाएं निकल सकती है। इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं लंबी श्रृंखला, या इस प्रकार भी बना सकते हैं, इसमें कार्बन कार्बन की 2 शाखाएं निकली हुई हैं। ये एन पेंटेन है, लंबी श्रृंखला के रूप में होगी, उसको एन पेंटेन बोलेंगे। इसमें ये पेंटेन, इसमें 4 कार्बन है और एक 5वां कार्बन इसकी शाखा के रूप में बना हुआ है, इसमें आइसोपेंटेन कहेंगे। और एक ही कार्बन पर 4 कार्बन लगे हुए, इसे क्या अपन कहेंगे, नियोपेंटेन। ये नियोपेंटेन कहलाती है। इसमें क्या है, एक कार्बन पर क्या है, 4 कार्बन होंगे, ये लंबा श्रृंखला। इसको ऐसे बना सकते हैं या इसको ऐसे बना सकते हैं, तो इसकी शाखाएं लगी हुई है, एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हुए हैं सिंगल सिंगल बंध से, तो ये नियोपेंटेन कहलाती है। ये इसके समावी हैं पेंटेन के। आगे इसमें है, उपरोक्त 3 उदाहरणों से आणविक सूत्र समान है, लेकिन भिन्न भिन्न संरचना वाले यौगिकों को संरचनात्मक समावी कहते हैं। यानी कि जिसके अणु सूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन संरचना सूत्र क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे क्या बोलते हैं, अपने समावी कहते हैं, या संरचनात्मक समावी बोलते हैं। यानी अणु सूत्र समान रहेगा, लेकिन संरचनाएं क्या रहेंगी, भिन्न भिन्न रहेंगी। जैसे एन पेंटेन की संरचना है, उसके अंदर 3 इसके समावी हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। अब तीसरी संरचना वलय के रूप में होती है, यानी जब कार्बन कार्बन आपस में जुड़ते हैं एक रिंग के रूप में, एक वलय के रूप में, अगर इसमें ये सिंगल बंध से वलय बनाते हैं तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर ये द्विबंध के रूप में जुड़ते हैं और वलय के रूप में रहते हैं तो इसे कहते हैं असंतृप्त वलय कहते हैं। ये संतृप्त वलय है, इसमें सभी कार्बन के बीच में क्या सिंगल बंध है, और ये असंतृप्त वलय है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, द्विबंध है। तो ये जो है इसको बोलते हैं हेक्सेन, क्योंकि इसमें क्या है, साइक्लोहेक्सेन कह सकते हैं इसको, साइक्लोहेक्सेन। और ये जो संरचना है, ये बेंजीन की संरचना। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बेंजीन का सूत्र क्या है या उसकी संरचना बनाइए। तो इस तरीके से अपने कार्बन को वलय के रूप में जोड़कर साइक्लोहेक्सेन बना सकते हैं और बेंजीन बना सकते हैं। इसका सूत्र होता है C6H6। लेकिन इसमें हेक्सेन में C6H12 होते हैं, क्योंकि सिंगल बंध से जुड़ेगा, इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो इस तरीके से अपने क्या है, असंतृप्त और संतृप्त वलय वाले यौगिक बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।